सभी को मेरा नमस्कार। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। हम सब शिक्षा के महत्व से भली भांति परिचित हैं। हम सभी जानते हैं कि एक बेहतर शिक्षा जीवन में आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है। शिक्षा हमारे भीतर आत्मविश्वास विकसित करने के साथ ही हमारे व्यक्तित्व निर्माण में सहायता करती है। इसी क्रम में आज मैं सोनम कुमारी रावत, प्रवक्ता मनोविज्ञान, डैक पयागपुर बहराइच से आप सभी के साथ प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि पर चर्चा करूंगी। यह प्रकरण डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के सैद्धांतिक विषय वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के खंड का प्रारंभिक शिक्षा से लिया गया है। हम सभी ने अक्सर बड़े बुजुर्गों को यह कहते हुए सुना है कि आज का बालक कल के भविष्य का निर्माता होता है। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि बालक के सर्वोन्मुखी विकास के लिए उसके जीवन के प्रारंभिक वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। 6 से 12 साल की जो अवस्था होती है, इसमें बालक अपने भविष्य की नींव रखता है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है शिक्षा, जो प्रत्येक राष्ट्र का एक पवित्र और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दायित्व भी है। कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा कहा गया है। हर देश आदिकाल से ही अपने नौनिहालों के सर्वोत्तम विकास के लिए शिक्षा की व्यवस्था करता रहा है। हमारे देश भारत में तो अनेक ऐसी सूक्तियां प्रचलित हैं जो शिक्षा के महत्व को वर्णित करती हैं, जैसे विद्या ददाति विनयम, अर्थात विद्या विनय देती है। विद्या विहीनम पशुभिः समानाः, इसका अर्थ है कि विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान है। विद्या कल्पलतियो, शिक्षा या विद्या कल्प वृक्ष की तरह है। यहाँ मैं कल्प वृक्ष को थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगी। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से एक रत्न था कल्प वृक्ष, जिसे इंद्र को दे दिया गया था और उन्होंने इसे अपने सुर कानन में स्थापित कर दिया था। ऐसा विश्वास है कि इससे किसी भी वस्तु की कामना की जाए, यह वही दे देता था। उसी तरह विद्या की तुलना भी कल्प वृक्ष से की गई है। विद्या वह है जो मनुष्य की सभी कामनाओं को पूरा कर सकती है। इसी तरह एक और सूक्ति है, ज्ञानम मनुजस्य तृतीय नेत्रम, अर्थात ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है। प्राचीन काल में शिक्षा धर्म से अधिक प्रभावित थी। प्राचीन काल में मुख्य रूप से 3 धर्म थे: वैदिक धर्म या हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। भारत में प्राचीन काल में जो शिक्षा का स्वरूप प्रचलित था, उसे वैदिक कालीन शिक्षा या गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था या सूत्र उपनिषद कालीन शिक्षा कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, वेद आधारित शिक्षा या गुरु के घर या कुल में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा वैदिक कालीन शिक्षा या गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था कहलाती है। वेद पर आधारित शिक्षा का अर्थ है ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसका स्रोत वेद हो। भारतीय साहित्य में 4 प्रकार के वेद माने जाते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। वैदिक कालीन शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए अल्तेकर महोदय ने लिखा है, वैदिक युग से भारत में शिक्षा का तात्पर्य प्रकाश का वह स्रोत जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा पथ प्रदर्शन करती है। वैदिक काल में शिक्षा को एक प्रकाश के रूप में माना जाता था, जो सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं था। प्राचीन भारतीय गुरुओं का मानना था
कि मनुष्य ने भले ही विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, मगर यदि उनमें अंतर्दृष्टि का विकास नहीं हुआ है तो वह मूर्ख है। सिर्फ क्रियाशील मनुष्य को ही वास्तव में शिक्षित माना जाता था। वास्तव में वैदिक शिक्षा का तात्पर्य अंतर्ज्योति और शक्ति से था, जिससे मानव की शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक शक्तियों का संतुलित विकास हो सके। अब हम बात करेंगे शिक्षा के उद्देश्यों की। वैदिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था मनुर्भव, अर्थात मनुष्य पहले एक इंसान बने, फिर उसके बाद वह भारतीय या किसी देश का वासी बने। ऋग्वेद में कहा गया है कि आंख, कान, नाक आदि में सभी मनुष्य समान हैं, पर जो ज्ञानवान हो जाते हैं वे अन्यों से श्रेष्ठ हो जाते हैं। अर्थात वैदिक कालीन शिक्षा का मकसद व्यक्ति को ज्ञान में प्रवीण करना था, ऐसा ज्ञान जो उसे जीवन, संसार के मोह से मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ बना सके। इस संबंध में एक सूक्ति भी दी गई है, सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या वह है जो मनुष्य को मुक्ति प्राप्त कराए। वैदिक कालीन शिक्षा में चरित्र को अत्यधिक महत्व दिया गया है और ये कहा गया है कि ज्ञानवान वही व्यक्ति हो सकता है जो चरित्रवान भी हो। मनुस्मृति में भी कहा गया, मात्र गायत्री मंत्र का ज्ञान रखने वाला सुचरित ब्राह्मण वेदों के ज्ञाता चरित्रहीन ब्राह्मण से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। यहाँ एक सूक्ति दी गई है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, अर्थात चरित्र का रक्षण करना चाहिए। वैदिक कालीन शिक्षा का केंद्र बिंदु धर्म था। धर्म अर्थात ध्रियते अनेन इति धर्मः, जिससे धारण किया जाए वही धर्म है। धार्मिक भावना का विकास ही शिक्षा का लक्ष्य माना गया है। सब कुछ ईश्वर का है, संसार मिथ्या है। सत्यम ब्रह्म जगत मिथ्या। इस तथ्य को वैदिक कालीन शिक्षा में बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। सामाजिक कुशलता में वृद्धि। वैदिक युगीन शिक्षा में शिष्य जब गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके वापस समाज में प्रवेश करता है तो वह संतुलित सामाजिक प्राणी के रूप में स्थापित हो जाता है। इसलिए उन्हें सामाजिक कौशलों की शिक्षा भी वैदिक कालीन शिक्षा के अंतर्गत दी जाती थी। राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण व प्रसार करना वैदिक शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था। इसके साथ ही जीविकोपार्जन भी शिक्षा के उद्देश्यों में शामिल था। अब हम चर्चा करेंगे वैदिक युगीन शिक्षा के सिद्धांत एवं विशेषताओं पर। वैदिक युग में प्रचलित शिक्षा की अहम बात थी कि शिक्षा पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण से मुक्त होती थी। यह लोगों का एक निजी कार्य होता था जिसका प्रबंध तंत्र ब्राह्मणों के अधीन था। राजा या धनी वर्ग स्वेच्छा से इन संस्थाओं को अनुदान देते थे, परंतु ये संस्थाएं इनके द्वारा बनाए गए नियम कानूनों से पूरी तरह स्वतंत्र थीं। वैदिक युगीन शिक्षा सार्वजनिक व निःशुल्क शिक्षा थी। इस काल की शिक्षा को वर्तमान युग में अधिनियमित शिक्षा के अधिकार 2009 की पृष्ठभूमि कहा जा सकता है। शिक्षा का स्वरूप मुख्यतया वैयक्तिक था। बच्चा गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता था। गुरु वैयक्तिक भिन्नता के आधार पर प्रत्येक शिष्य को ज्ञान व प्रशिक्षण देता था। शिक्षा पुस्तकीय न होकर व्यवहारिक थी। बालक गुरु के पास केवल विषयगत ज्ञान ही नहीं, परंतु भावी वयस्क जीवन में प्रवेश करने से पूर्व की पूरी तैयारी करता था।
वैदिक युगीन शिक्षा सावासीय थी, मतलब बच्चा अपना घर परिवार छोड़कर विद्या अध्ययन के लिए गुरु के घर जाता था और एक निश्चित अवधि तक वहां रुककर अपनी शिक्षा को पूरी करता था। प्रत्येक छात्र अपने दैनिक कार्यों को गुरु के निर्देशन में ही करता था। वैदिक कालीन शिक्षा में दो प्रकार की शिक्षा प्रचलन में थी, एक परा शिक्षा और दूसरी अपरा शिक्षा। परा शिक्षा से तात्पर्य स्वयं को जानने, परम स्वयं को जानने से था, जबकि अपरा शिक्षा के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष आदि विषय आते थे। वेदों के ज्ञान के आधार पर छात्रों को उपाधियां दी जाती थीं, जैसे एक वेद की ज्ञाता को स्नातक कहते थे, दो वेद की ज्ञाता को वसु कहते थे, तीन वेद की ज्ञाता को रुद्र कहा जाता था और चार वेदों की ज्ञाता को आदित्य कहा जाता था। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से सुव्यवस्थित एवं समेकित थी। वैदिक शिक्षा में संस्कारों एवं मंत्रों का विशेष महत्व था। बालक 5 वर्ष की अवस्था पूर्ण कर लेने के बाद ही गुरुकुल में प्रवेश कर सकता था। 5 वर्ष की अवस्था में चूड़ा कर्म संस्कार किया जाता था, जिसे विद्यारंभ संस्कार कहते थे। इस संस्कार के बाद बच्चे की गृह शिक्षा शुरू होती थी। प्रायः प्रारंभिक शिक्षा घर में माता पिता बुजुर्गों के बीच ही संपन्न होती थी। परिवार में मंत्रों का उच्चारण अभ्यास, पठन, प्रारंभिक गणित, कथा कहानी आदि का ज्ञान कराया जाता था। उसके बाद गुरुकुल में प्रवेश के लिए बच्चे को भेजा जाता था। वहां उसका उपनयन संस्कार कराया जाता था। उपनयन का शाब्दिक अर्थ है पास ले जाना, अर्थात गुरु के पास ले जाना। उपनयन संस्कार को मौंजी संस्कार भी कहते थे। इस धार्मिक संस्कार के बाद छात्र भौतिक शरीर से आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करता था और इसीलिए इस संस्कार के बाद छात्र को द्विज कहा जाता था। उपनयन संस्कार वर्णों के अनुसार अलग अलग आयु पर संपन्न होता था। जैसे ब्राह्मण छात्र के लिए उपनयन संस्कार की रस्म 8 वर्ष पर होती थी, क्षत्रिय छात्र के लिए यह 11 वर्ष पर होती थी और वैश्य छात्र के लिए यह 12 वर्ष पर होती थी। वैदिक काल में अध्ययन काल 12 वर्ष का होता था। बालक की 5 वर्ष तक की शिक्षा घर में संपन्न होती थी और उसके आगे की शिक्षा वह आश्रम में गुरु के घर पर रहकर प्राप्त करता था। शिक्षा सत्र। वैदिक काल में शिक्षा सत्र की अवधि 1 वर्ष में 4.5 या 5 मास की होती थी। शिक्षा कार्य पठन पाठन प्रातः काल से मध्याह्न तक और फिर कुछ विश्राम और भोजनोपरांत सायंकाल तक चलता था। गुरुकुलों में अवकाश की भी व्यवस्था होती थी। प्रत्येक माह में 4 दिन का प्रतिपदा, पूर्णिमा और प्रत्येक पखवाड़े की अष्टमी को अवकाश रहता था। शिक्षा के केंद्र। वैदिक काल में शिक्षा प्रकृति के स्वाभाविक वातावरण में और खुले माहौल में होती थी। यह स्थान प्रायः गुरुजनों के आश्रम या घर में हुआ करते थे, जो कोलाहल से पूरी तरह से दूर होते थे। यहाँ रहकर छात्र आचार व्यवहार के नियम भी सीखता था। वैदिक काल में प्रत्येक छात्र की वेशभूषा निर्धारित थी। ब्राह्मण की मेखला मूंज की होती थी, क्षत्रियों की तात की और वैश्य की ऊन की होती थी। छात्र सन, रेशम, ऊन के वस्त्रों को प्रयोग करते थे।
क्योंकि छात्र रोज ही भिक्षा मांगने भी जाया करते थे, जिसके लिए वे एक छड़ी का प्रयोग करते थे। वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में बालक वेद, उपनिषद, पुराण, नीति शास्त्र, इतिहास, गणित, रेखा गणित, कला, भाषा, विज्ञान, व्याकरण, ज्योतिषी, न्यायशास्त्र, प्राकृतिक शिक्षा, शिल्प, कृषि, पशुपालन, अर्थशास्त्र एवं सैन्य विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करता था। शिक्षण का माध्यम संस्कृत था। अब हम शिक्षण विधियों की बात करें तो शिक्षण विधि मौखिक थी। इस काल की प्रमुख 3 विधियां थीं: श्रवण, मनन और निधिध्यासन। सबसे पहले छात्र गुरु की कही हुई बातों को सुनता था, फिर जो कुछ भी सुना है उसका मन में चिंतन करता था और उसे अपने व्यवहार में उतारता था। कोई शंका होने पर उसका समाधान करता था। इस प्रकार उसका जो ज्ञान था वह अस्थायी हो जाता था। इसके अलावा व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि, शास्त्रार्थ प्रणाली, आगमन निगमन विधि, उदाहरण विधि, कथा विधि आदि शिक्षण की प्रमुख विधियां थीं। जब कक्षा में छात्रों की संख्या बढ़ जाती थी तो मॉनिटर पद्धति या नायकी पद्धति को भी अपनाया जाता था। गुरु शिष्य संबंध की बात की जाए तो वैदिक युग में शिक्षक और छात्र का संबंध पिता और पुत्रवत होता था। गुरु छात्र का मानस पिता माना जाता था और वह उसे ज्ञान देने के साथ ही उसमें चारित्रिक गुणों का विकास भी करता था। गुरु को देव के तुल्य माना जाता था। अनुशासन और दंड। वैदिक युगीन शिक्षा व्यवस्था निष्पक्ष थी। गुरुजन छात्रों के साथ एक समान व्यवहार करते थे और नियम तोड़ने पर प्रत्येक उद्दंड छात्र को सजा भी दी जाती थी। परंतु वैदिक काल में दंड का स्वरूप शारीरिक कम होकर आध्यात्मिक ज्यादा था। जैसे छात्र को गलती करने पर उपवास का आदेश दिया जाता था या उसे झिड़का जाता था, समझाया जाता था और गुरु उसे अपनी उपस्थिति से दूर हटा देता था। वैदिक युगीन शिक्षा प्रणाली में परीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। शिक्षा पूरी करने के बाद विद्यार्थी को स्थानीय विद्वानों की सभा में उपस्थित किया जाता था, जहां पर पूछे गए प्रश्नों का वह उत्तर देता था। परीक्षा व्यवस्था न होने के कारण कोई प्रमाण पत्र तथा उपाधियां नहीं दी जाती थीं। शिक्षा का मुख्य लक्ष्य ज्ञानार्जन ही था। विद्यार्थी जीवन की समाप्ति और गृह जीवन में पुनः लौटने के समय समावर्तन संस्कार होता था। गुरु शिष्य को नया वस्त्र, आभूषण, जूता, पगड़ी, अंजन, छाता आदि देकर विदा करता था। होम आदि की क्रिया संपन्न की जाती थी और मधु पर्व के बाद शिष्य विद्यादान का व्रत लेता था। अंत में शिष्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार गुरु को दक्षिणा भी देता था। अब वैदिक युगीन शिक्षा की अगर हम समीक्षा करें तो यह पाते हैं कि वैदिक युगीन शिक्षा में बहुत सारी खूबियां होने के साथ साथ कुछ कमियां भी थीं। जैसे वैदिक युगीन शिक्षा में बाल मनोविज्ञान का समावेश नहीं था। इस शिक्षा प्रणाली में बाल मनोविज्ञान के जो नियम और सिद्धांत हैं उनको नहीं अपनाया जाता था। जैसे बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा को बाल केंद्रित होना चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित। जबकि वैदिक काल की जो शिक्षा थी वह पूरी तरह से एक मार्गी थी और शिक्षक केंद्रित थी।
वैदिक कालीन शिक्षा में प्रायः प्रत्येक विषय प्रत्येक छात्र के लिए अनिवार्य होते थे। साथ ही वैदिक काल में धार्मिकता, सत्य, ब्रह्म आदि विषयों का भी बहुत ही ज्यादा बोलबाला था। शिक्षा का माध्यम संस्कृत था, जिससे अन्य भाषाओं पर जोर नहीं दिया जाता था। वैदिक कालीन शिक्षा में स्त्री शिक्षा का व्यापक प्रसार नहीं हो पाया था। शिक्षा पद्धति मुख्यतः मौखिक ही थी, जिससे छात्रों में लेखन अभ्यास नहीं हो पाता था। अंत में मैं इस आशा के साथ अपनी चर्चा को समाप्त करती हूँ कि आप सब इस टॉपिक को बेहतर रूप से समझ पाए होंगे। यदि आपकी इस टॉपिक में किसी बिंदु पर कोई जिज्ञासा या प्रश्न शेष हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उनके उत्तर देने और इस प्रकरण को और अधिक स्पष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगी। धन्यवाद।